हेलो बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने जो भी पढ़ा था ठीक से रिवीजन कर लिया है, अच्छे से उसको समझ लिया है। आज हम इस क्लास में आप लोगों के सामने बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट सॉल्यूशन का लेके आ रहे हैं और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड और कंपटीशन दोनों में इससे क्वेश्चन आता है। इसी साल देखिए आपका नीट का क्वेश्चन आपका आया था, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है, और डेल्टा टीबी इससे क्वेश्चन बना हुआ था। तो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, जो बोर्ड में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में थ्योरी भी डिपेंड करती है उस पर, न्यूमेरिकल, लेकिन ये मान लीजिए कि 90% न्यूमेरिकल पोर्शन होता है और उसके बाद थ्योरी पोर्शन होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आसानी से कैसे इसका 3 मार्क्स का जो 3 नंबर का न्यूमेरिकल है वो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं और इसकी थ्योरी पर हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्यों पढ़ते हैं और कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों पढ़ते हैं और कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों नाम दिया गया इनको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा इंग्लिश वर्ड है वो नहीं समझ में आता है कि इनको कोलिगेटिव क्यों दिया गया। अगर इसी का हम हिंदी वर्ड समझें तो हिंदी वर्ड में आपको क्लास 9th में किसके बारे में पढ़ाया गया था? अणु के बारे में, अणु। और अणु को किसने बताया था? सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था। तो कोलिगेटिव मींस अणु संख्य, जहां पर नंबर ऑफ मोल हो, जिनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल बोलते हैं। वहां पर हिंदी में क्या बोलते हैं? अणुओं की संख्या। किसको बोलते हैं? अणुओं की संख्या पर जो डिपेंड करते हैं, आल्सो नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उनको हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी आगे प्रूफ करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स पे कैसे डिपेंड करती है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर मेरे पास 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। वर्ड से इसको पकड़ लीजिए, वर्ड ही कह रहा है लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। क्या बोल रहा है? लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। तो कैसे हम लोग समझते हैं कम हो गया? देखिए पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी है वो क्या है? लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। पीछे वाली क्लास में जब हमने आपको राउट्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया था तो वहां पर हमने आपको लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में भी बताया था और RLVP के बारे में भी हमने आपको बताया था कि लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। क्या बताया था? हमने ये बताया था जब किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई एक सॉल्वेंट है, यहां पर क्या है? एक सॉल्वेंट है, यहां तक आपका पूरा भरा हुआ है और इस सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं? सल्यूट पार्टिकल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? सल्यूट पार्टिकल मिला देते हैं। ये है आपके सल्यूट पार्टिकल। क्या है? ये सल्यूट हैं। इनको जैसे हमने मिलाया तो मैंने वहां पर ये पिछली वाली क्लास में मैंने ये भी बताया था, दिस इज द नॉन वोलेटाइल सल्यूट। क्या है ये? नॉन वोलेटाइल सल्यूट है। इनकी कोई वेपर नहीं बनेगी, सॉल्वेंट की वेपर बनेगी। अगर इसमें कोई हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिला दें तो इनकी जो वेपर प्रेशर होती है, इनकी मतलब सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होती है वो प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर से कम हो जाती है। दिस इज आल्सो नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वी नो, क्या जानते हैं हम लोग? वी नो, हम जानते हैं कि
पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू क्या होता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये हम लोग जानते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहां पर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया है, तो इसकी वेपर क्या बनेंगी, सॉल्यूशन की वेपर कम हो जाएंगी। इतनी बात आपको पता है ना। RLVP हम लोग इसको कहते हैं, और ये इक्वल टू किसके होता है, डेल्टा पी के। क्यों डेल्टा पी के इक्वल होता है? क्योंकि दो का डिफरेंस है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी। क्लियर? इतनी चीज आई है बात समझ में आपको। और RLVP हम लोग क्या जानते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये हमारा क्या है, इसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं? RLVP को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी नॉट अपॉन डेल्टा पी। ठीक है, इसको हम लोग ये कह सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानते हैं, ये हमारा LVP है और ये हमारा क्या है, RLVP है। पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू लोअरिंग वेपर प्रेशर है, और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू RLVP है। इतनी चीज हम लोग को पता है। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। अब इस पे राउल्स लॉ लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, क्या था राउल्स लॉ? राउल्स लॉ के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू होता है पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यही तो राउल्स लॉ था। अब पी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये जो राउल्स लॉ पीछे आपने पढ़ा था। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी। पी का मतलब क्या हो गया, डेल्टा पी। ये चीज तो हुई। तो डेल्टा पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पीए। पीए का मतलब प्योर सॉल्वेंट, इसका मतलब क्या हो गया, प्योर। और यहां पर हमने क्या लिखा था, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस। और यहां पर हमने क्या ले लिया, ए का मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट का। तो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया, और ये क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है, पी नॉट माइनस पी। एक मिनट यहां पे देखिए जरा, पी नॉट माइनस पी। ठीक है, तो ये चीज जो आपकी आई, इसको हम क्या करते हैं, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा पी लिखते हैं। इसके बाद में यहां पर पी की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए कि डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस, ये वैल्यू यहां पे पुट की जा सकती है, पी ए और एक्स ए, वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट, इसमें कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बच रहा है, 1 माइनस एक्स से बच रहा है। ये चीज आ गई। अब इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स से, ये लिख सकते हैं। हमने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि ये 1 माइनस एक्स से क्या हो गया, ये है आपका सॉल्वेंट, और दूसरा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो इक्वल टू ये किसके हो जाएगा, एक्स बी के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहां पर बी की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी पी नॉट इक्वल टू एक्स बी, लिख सकते हैं। अब ये एक्स बी क्या है, सॉल्यूट है। ये वैल्यू आप यहां पर आसानी से पुट कर सकते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो क्वांटिटी हमारी है इसको हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं,
लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। पहली प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर ओपन कर देंगे। क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इसको जब हम ओपन करेंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। तो इसकी जगह पर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। और ये मोल फ्रैक्शन किसका है, सल्यूट का है। तो इसको हम ओपन कर दें, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। ये ओपन कर दिया। अब हमने इसको ओपन कर दिए तो इसको और ओपन कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका इक्वल होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, ये फार्मूला हम वहां पर यूज करेंगे, कहां पर यूज करेंगे, जहां पर हमारा मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा, वहां पर इसको हम यूज करेंगे, इस फार्मूले को। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये नंबर ऑफ मोल अगर नहीं गिवन है तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। मास अगर गिवन है सल्यूट का तो इससे निकाल लेते हैं। फॉर वेरी डाइल्यूट, किसके लिए, फॉर वेरी डाइल्यूट के लिए। अगर हम डाइल्यूट के लिए निकालते हैं, डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। तो डाइल्यूट में जो डिनोमिनेटर में यहां पे एनबी दिया गया है, इसको हम क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वांटिटी आपकी है, ये जो वैल्यू है, ये किसकी है, सॉल्यूशन की है। तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, सल्यूट के नेग्लिजिबल हो जाएंगे, एनबी लेस देन एनए, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका फार्मूला, पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, बचा क्या आपके पास, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। और जब ये आएगा तो यहां पर वैल्यू आपकी आ जाएगी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो क्वांटिटी, ये जो वैल्यू आपकी है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, ये जो वैल्यू आपको गिवन है, ये किसके लिए गिवन है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के लिए गिवन है। इससे जितने भी फार्मूले हैं, ये जितने भी वैल्यूज आपकी दी गई हैं, इससे हम निकाल सकते हैं। ये आपको गिवन होगा, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये किसका है, सॉल्वेंट का, ये किसका है, सॉल्यूशन का, ये क्या है, ये है सल्यूट का मास, और ये क्या है, सल्यूट का मोलर मास, ये क्या है, सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, ये है आपका फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हमें ये बताना है कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अभी आपने पढ़ा कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होता है, और ये डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है।
किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन क्या है? NB अपॉन Na है। तो ये नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये डिपेंड किस पर करती है? नंबर ऑफ मोल्स पे। किसके मोल पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है। दिस इज आल्सो नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? नोट करिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट जो आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है? पिछली जो आपकी पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या थी? लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। और दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। किसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा? जब कोई सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एलिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वेपर प्रेशर उसकी कम बनेंगी। सीधी सी बात है। मैंने कहा था ना कि अगर पीछे वाली क्लास आपने सही से पढ़ी है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करना अगर आपको आता है तो इनमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये 3 नंबर जो आपके हैं ये फ्री में है और ये फिक्स रहता है 100% कि ये आना ही क्वेश्चन है। इतनी बार बताने के बाद भी कि 100% ये टॉपिक आएगा, लेकिन फिर भी आपकी समझ में नहीं आता है। 100% क्वेश्चन आता है। अब वो किस फॉर्म में आएगा? थ्योरेटिकल फॉर्म में आएगा कि न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा? तो 90% न्यूमेरिकल के चांसेस रहते हैं और 10% आपके थ्योरेटिकल के चांस रहते हैं। चलिए अब इसको देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, क्यों घट जाता है, कैसे हम पता करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज हो गया? ठीक है, इंक्रीज का मतलब यह हुआ कि जैसे ये सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, इसमें फिल किया मैंने, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। अब इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। क्या मिला दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। तो नॉन वोलेटाइल की क्या है? वेपर नहीं बनेंगी, इसकी वेपर इंक्रीज होंगी, वेपर बनेंगी। तो अब जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो ज्यादा था, नॉन वोलेटाइल मिला दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। एलिवेशन कह रहा है वो, आपसे बोल रहा है ना, एलिवेशन बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाना। तो इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से समझते हैं कि कैसे इसको हम बढ़ा रहे हैं। यहां पर देखिए ग्राफ डाल रहे हैं, इस ग्राफ से इसको समझिए कि कैसे आता है। ठीक है, ये हो गया प्योर, ये हो गया पहला सॉल्यूशन, ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन, ये हो गया आपका वेपर प्रेशर। क्या हो गया? ये वेपर प्रेशर। अब इधर देखते हैं हम, क्या किस पे जाता है? टेम्परेचर पर। ये टेम्परेचर है आपका। अब टेम्परेचर ये प्योर का हो गया वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जब ये प्योर का होगा तो ये यहां पर हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा आपका T0। अब यहां पर देखिए कि अगर हम प्योर का देखते हैं तो जो हमारा ये आएगा सॉल्यूशन, जो ग्राफ हम इसका ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ हमारा कहां से जाएगा? ये इसको मिला दीजिए, ये इसको मिला दीजिए।
इस तरीके से। तो पहला आपका ये आ जाएगा यूं, दूसरा जो पहला सॉल्यूशन है वो यूं आ जाएगा, और थर्ड जो सॉल्यूशन है वो यूं आ जाएगा यहां पर। अब देखिए यहां पर ए बी सी, इसको नेम दे दीजिए डी और ई। यहां पर देखिए दो ट्राइंगल बनने हैं, एक आपका ट्राइंगल ये बनना है और ये आपका एक ट्राइंगल आपका ये बनना है। दो ट्राइंगल बन गए। एक ट्राइंगल हमारा बनना है ट्राइंगल एबीडी, और दूसरा जो ट्राइंगल बनना है एसीई। इन दोनों को हमें कांग्रुएंट प्रूफ करना होता है। क्या प्रूफ करना है? कांग्रुएंट। अब कांग्रुएंट में हम क्या देखते हैं कि एसी, ये जो लाइन आपकी है एसी, इस ट्राइंगल के, तो दूसरा कौन सी लाइन आ जाएगी इसे एसी के अपॉन में? एसी अपॉन एबी। भाई ये पूरी लाइन हो गई। पहला जो बड़ा वाला ट्राइंगल आपका ये बनना है, दूसरा ट्राइंगल आपका ये बनना है, तो क्या हो जाएगा? एसी अपॉन एबी इक्वल टू, अब दूसरा देखिए दूसरी लाइन में किसके इक्वल हो जाएगा? दूसरे ट्राइंगल के एई अपॉन एडी, एई अपॉन एडी। ये है आपका एई और ये है आपका ईडी, ये ए डी और ए, यहां पे पूरा ले लिया और ये इसके हो गया। अब इनके वैल्यू पुट करना है इसके अकॉर्डिंग। वैल्यू में आप क्या देख रहे हैं कि T2 माइनस, यहां पर देखिए पहला AC की वैल्यू क्या है? T2, तो यहां पर लिखेंगे T2 माइनस, और AB की वैल्यू क्या है? T1। AC और AB, दूसरा क्या है आपका? AB देखिए कहां पर है, ये AB हो गया। यहां पर आपका AC की वैल्यू जो आपने ली है, तो AC की वैल्यू क्या हो गई? AC की वैल्यू क्या हो गई? T2 माइनस, और लिया आपने कहां से साहब? प्योर से लिया था, तो ये हो गया T2 माइनस T नॉट, और दूसरा आपका क्या हो गया? AB की जो वैल्यू है ये कहां से आ जाएगी? T1 माइनस T नॉट। अब ये तो हो गया आपका टेम्परेचर। अब इसी में क्या लेना है? प्रेशर, क्योंकि ये आपका AE है। क्या है ये? AE, और ये है आपका AD। तो यहां पर AE और AD में क्या है? ये आपका हो गया प्योर, और ये आपका हो गया P2। ये प्योर था और ये P2 हो गया, कि यहां से यहां तक वैल्यू आई। अब यहां से यहां तक जब वैल्यू आएगी तो क्या करेंगे? P नॉट माइनस P1 करेंगे कि P1 माइनस P नॉट करेंगे? स्टार्टिंग कहां से है? यहां से। तो ये दो पॉइंट जो आपके हैं इनको आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? जो इस साल आपका क्वेश्चन बना था वो न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं पूछा गया था, उन्होंने केवल ये पूछा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो फार्मूला है इसे आपको प्रूफ करना है। 6 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी तक तो उस पर न्यूमेरिकल आता था, अब जनरली इन्होंने क्या किया? इस फार्मूले को प्रूफ करना पूछ दिया। फार्मूला डायरेक्ट तो आपको याद था, लेकिन ये आया कहां से, कैसे में पता चलेगा? डेफिनेशन आपको पता थी कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में मिक्स कर देते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब वो सॉल्यूशन बन जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिखते हैं? दो का डिफरेंस हो गया डेल्टा T2, और इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा T1। इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा P2, और इसको लिखेंगे डेल्टा P1। अब देख रहे हैं आप टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? प्रेशर के। किसके हो गया? ये टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया? प्रेशर के आ गया ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां पर? डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P के। ये वैल्यू आपको मिल गई ना यहां से। जब ये वैल्यू आपको मिल गई, और जनरली जो फार्मूला आप पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब ये टेम्परेचर प्रेशर दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन प्रूफ कर रहा है? दोनों ट्राइंगल प्रूफ कर रहे हैं। ये आपका ग्राफ था, ये किसका था? सॉल्वेंट का। ये सॉल्यूशन फर्स्ट का था और ये सॉल्यूशन सेकंड का था। दो सॉल्यूशन आपने लिए। अब यहां पर राउल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। अप्लाइंग राउल्स लॉ,
लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, मोलैलिटी के। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब यहां पर देखिए डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, केबी इंटू मोलैलिटी। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इलियोस्कोपी। इसकी वैल्यू जितने भी आपके सॉल्वेंट हैं, जितने भी सॉल्वेंट हैं सबके लिए फिक्स होती है, और वाटर की आपको याद रखनी, वैसे मोस्टली आपके पेपर में वैल्यूज गिवन रहती है। वाटर का केबी और वाटर का केएफ दोनों आपको याद रखना है। अभी बताते हैं क्या होता है। अब देखिए अगर हमें डायरेक्ट मोलैलिटी नहीं गिवन है तो मोलैलिटी का फार्मूला पुट कर दीजिए। यहां पर मैंने बताया था कि मोलैलिटी यूज आपकी होगी, कहां पर यूज होगी, आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज की जाएगी। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, W m मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले से मॉलिक्यूलर मास ये निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्यों करना है, उसका रीजन है, बहुत सारे बच्चे m की वैल्यू कैलकुलेट करके ला ही नहीं पाते। कॉपी चेक करने पर यह पता चलता है कि ये वैल्यू हमने आपसे पूछी है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी आपका दिया गया है, इसको आप कैलकुलेट करके नहीं ला पाते। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि m इक्वल टू क्या होगा, बहुत अच्छे से इसको समझना है। अब यहां पर अगर न्यूमेरिकल में डायरेक्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया गया है तो क्या करना है, डेल्टा टी की जगह पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो टीएस माइनस टी नॉट करना है। उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना था, एक सॉल्यूट हमने नॉन वोलेटाइल मिक्स कर दिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एबव हो गया। तो करना क्या है, यहां पर 100 से माइनस करना है। जो भी वैल्यू आपकी गिवन होगी उसको 100 से माइनस करना है। सपोज अगर आपका ये दिया गया है 100.56, ये गिवन है, तो डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा, 100 माइनस करेंगे क्योंकि टीएस ग्रेटर है, तो इससे 100 अगर माइनस कर देंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जो वैल्यू हमारी है वो 0.56 आ जाएगी। कितनी आएगी, 0.56। ये गलती आप लोग बहुत करते हैं कि आपके दिमाग में रहता है कि डेल्टा टीबी गिवन है। डेल्टा टीबी गिवन नहीं है, डेल्टा टीबी क्या है, गिवन नहीं है। ये आपको निकालना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आप दिमाग जरा लगाइए कि 100.56, 100.19, 100.26, तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम कितना होता है, एलिवेशन कितना हुआ। आपने जब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, 100, एलिवेशन कितना आपने किया, जितना एलिवेशन हुआ उतने तो डेल्टा टी आप रखेंगे। तो आप सीधे ये दिमाग लगाइए, क्वेश्चन में ये तो नहीं दिया गया है। अगर दिया गया है तो आपको यहां पे डेल्टा टी की जगह पर वैल्यू आपको रखना होगा, उसके बाद में एन की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल। नोट करिए इसको। इसमें एक और रिलेशन आपसे पूछता है, ये रिलेशन जनरली बोर्ड में जो पूछा जाता है वो आईएससी में पूछा जाता है, ठीक है। सीबीएसई में तो अभी तक तो पूछा नहीं गया है, या फिर कंपटीशन में आपका पूछा जाता है। बोर्ड में लेटेंट हीट का जो क्वेश्चन है उसमें और बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन नहीं आता है, तो वो क्या है आपका, केबी इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर अपॉन
1000 इंटू LV। ये वेपोराइजेशन हीट है। क्या है? जब आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना तो सॉल्वेंट क्या होगा? वेपोराइजेशन। तो ये आपको गिवन होगा। R की वैल्यू गैस कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी। क्या रखेंगे? 0.0821 ये वैल्यू आप रखेंगे। अगर कैलोरीज में कन्वर्ट किया गया है तो कैलोरीज में रखेंगे आप इसको। 5 वैल्यूज हैं R की। एक आपका रिलेशन है कैलोरीज में, एक आपका रिलेशन है प्रेशर में। जब प्रेशर चेंज किया जाता है तो जो दो क्वांटिटी यहां पे आपको दी जाती है, किलो केल्विन मोल इनवर्स में जो वैल्यू आपकी दी गई है ये, और या फिर आपको डायरेक्ट कैलोरीज में रखना है, और कैलोरीज में आपको कितना रखना है? 2। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये फार्मूला भी आपका यूजफुल है, ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो तीसरी कोलिगेटिव क्या प्रॉपर्टी है? डिफ्यूजन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप मिलाते हैं, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिलाएंगे तो क्या होगी? प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। डिफ्यूजन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ये थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है। किसमें आता है? थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो इसको भी ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसको भी समझते हैं। सेम ग्राफ बना लीजिए इसका। ये आपने ग्राफ बना लिया। ठीक है, जब ग्राफ बनाया आपका तो ये हो गया प्रेशर का, ये हो गया P1, और ये हो गया आपका P2 हो गया, ये हो गया प्योर का, ये हो गया आपका टेम्परेचर, और ये आपका हो गया T2। ठीक है, अब दोनों के बीच में जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे वो क्या आएगा? कुछ यूं आएगा। अगला जो आएगा वो कुछ यूं आ जाएगा। अगला जो आएगा वो कुछ यूं आ जाएगा। तो ये जब बढ़ता चला आएगा तो ये किसका हो जाएगा? सॉल्वेंट का। ये सॉल्यूशन फर्स्ट का और ये सॉल्यूशन सेकंड का आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको B, D और E ये पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट आपका होगा यहां पर आ जाएगा F। तो यहां पर भी आपके दो ट्राइंगल बनेंगे। एक जो ट्राइंगल आपका बन रहा है, ये जो ट्राइंगल है ये आ जाएगा, और एक ट्राइंगल आपका ये बनेगा। ठीक है, इन दोनों को हमें कांग्रुएंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कांग्रुएंट। ट्राइंगल BEC एंड दूसरा जो ट्राइंगल आपका है वो आपका होगा BDF। ठीक है, यहां पर आपको EC अपॉन जो EC है EC अपॉन DF देखना होगा। ये EC और ये आपका DF हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? BE अपॉन BD के। ठीक है, यहां पर ये जो दिखाया गया है आपका, ये क्या हो रहा है? अभी तक आपने एलिवेशन में क्या पढ़ा था? ये अब ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर हो जाएगा प्योर से
T2 आ जाएगा, और दूसरा जो प्रेशर आपका होगा प्योर से T1 में आ जाएगा। अब प्रेशर में यही कंडीशन आएगी, जो प्रेशर आपका है यही कंडीशन यहां पे प्रेशर में भी बनेगी, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, दो का डिफरेंस। क्या प्रूफ करना है, दो का डिफरेंस। पहले क्या था, नॉन वोलेटाइल आपने मिलाया, तब क्या हो गया, पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट उसका था वो क्या था, ज्यादा था। जब आपने मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहां चला गया, माइनस में चला गया। ठीक है, जीरो था, जीरो पे फ्रीज होता है, उसके बाद कहां जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, P0 माइनस P1 और P0 माइनस P2। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T1। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P2, T1 P2। ठीक है, अब यहां भी देख रहे हैं कि टेम्परेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, प्रेशर के हो रहा है ना, फिर राउट्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अप्लाइंग राउट्स लॉ। अगर आपने एक तैयार कर लिया है तो दूसरे में केवल इतना ही तैयार करना है। एक आपने अगर ठीक से पढ़ लिया है तो दूसरे में ही आपको तैयार करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहां पर क्या करना है कि डेल्टा P इंटू, अब यहां पर क्या लाएंगे, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, मोलैलिटी के। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो डेल्टा T इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। तो डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। अब यहां पर देखिए डेल्टा TF की जो वैल्यू होगी वो प्योर का माइनस TS का। इसको ओपन करिए आप, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी M कैपिटल W इंटू 1000। ये फार्मूला आपको यूज करना है किसके लिए, डिप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। अब यहां पर देखिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, तो प्योर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जो आपने एलिवेशन में आपने पढ़ा था, वो सॉल्यूशन से 100 किया था, और यहां पर क्या करेंगे, जीरो से जो आपका गिवन होगा, और वो वैल्यू जो गिवन होगी वो माइनस में गिवन होगी। तो यहां पर डेल्टा TF जब आप निकालेंगे, अगर नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, 0 माइनस TS। ये आपको याद रखना है। ये आपका माइनस में जब गिवन होगा तो ये TF की वैल्यू क्या होगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये गलती बहुत ज्यादा आप लोग करते हैं कि वहां पे वैल्यू माइनस में दी गई है, माइनस 1.5, तो आप उठा करके माइनस पुट कर देते हैं कि डेल्टा TF की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। ठीक है, ये जरूर ध्यान देना है आपको। अब इस फार्मूले में ये जो वैल्यू है ये भी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। बाकी सेम वैल्यू वही है जो टीबी में थी, जो आपने पीछे टीबी में पढ़ी थी। ये देखिए यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी क्या थी, मोलैलिटी थी। ये याद रखना है। तो यहां पर देखिए इस फार्मूले में उस फार्मूले में दोनों में क्या है, दोनों में सेम वैल्यू आपको मिल रही है। डिफरेंस क्या था ये, और अगर यहां पर
डेल्टा टी जो आपने लिखा है इसको बॉइलिंग में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखा है तो डेल्टा टी से भी आप निकाल दीजिए, ठीक है। और सेम वैल्यू आपको कहां पर मिल रही है, डेल्टा टी ऑफ डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मिल रही है, ठीक है। नोट करिए इतना। अब देखिए नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपकी है वो क्या है। अगली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब थोड़ा आप लोग बायो पे डिस्कस कर लीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, थोड़ी बायो पढ़ेंगे। अगली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें थोड़ा आपको क्या करना है, बायो पढ़नी है। इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग जानते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनरली सभी लोगों ने क्या किया है, अंडे का तो यूज किया ही है, अंडा तो आपने खाया ही है, किशमिश भी आपने देखा है, यूज भी किया है, और अंगूर ग्रेप्स भी आपने देखा है और खाया भी है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि जैसे ये आपका अंडे का एक नॉर्मल साइज है और ये उसका नॉर्मल साइज था, और यहाँ पे आपने इसमें सॉल्वेंट में डाला है जो, तो ये क्या हो गया, इससे इतना बड़ा हो गया, ठीक है। और दूसरा साल्ट सॉल्यूशन में आपने डाल दिया तो इसका साइज क्या हो गया, ये हो गया, और रियल में इसका साइज क्या था, ये था, ठीक है। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, साल्ट सॉल्यूशन, और ये आपका क्या है, सॉल्वेंट, और ये आपका नॉर्मल साइज था। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया इसके पास, ऐसा इसलिए हुआ कि जब इसको आपने पानी में डाल दिया, तो पानी में जब डाला तो ये क्या था, प्योर था, प्योर, और इसके अंदर क्या था, कंसंट्रेट था। कंसंट्रेट मीन्स इस पानी से इसके अंदर का जो पानी था वो क्या था, गाढ़ा था। ये तो आप लोग जानते हैं, जब अंडे को फोड़ते हैं तो क्या निकलता है, इसके पार्टिकल्स इसके अंदर चले गए। कैसे चले गए, क्या आपने छेद किया था क्या इसके अंदर, कैसे चले गए भाई, पानी में आपने डाला है तो अंडे के ऊपर का जो कवच है वो कितना टाइट है, उसके अंदर छेद तो नहीं है, तो कैसे चले गए, जैसे चले गए इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। दूसरा, किशमिश को पानी में डाल दो, फूल जाता है ना, और ग्रेप को शुगर के गाढ़े सॉल्यूशन में डाल दीजिए तो पिचक जाता है। क्या आपने पिचका के डाला था, नहीं डाला था ना, तो क्यों पिचक गया, तो जनरल सी बात आप समझ लीजिए, कंसंट्रेट जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और वो कंसंट्रेट एक सॉल्यूशन है, और इनमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, ये जो सॉल्वेंट है इसके थ्रू धीरे धीरे क्या करते हैं, इधर की ओर सॉल्यूशन की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर। जनरली आपके दिमाग में क्या आता है, कंसंट्रेट से डाइल्यूट की ओर आएंगे, नहीं, डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर आएंगे, क्योंकि ये डाइल्यूट था और ये क्या था, कंसंट्रेट था। क्या था, कंसंट्रेट। तो ये क्या है, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इस यहां पर देखिए दो सॉल्यूशन हमने ले लिए, ये इस पर क्या है, ये प्रेशर अप्लाई करेंगे, और यहां पर आपका
एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये आपका कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। तो इसके पार्टिकल क्या हो रहे थे, ये इधर की ओर जा रहे थे डाइल्यूट से इसकी ओर, ये सेल्फ जा रहे थे। यहां पर आपने कोई प्रोसेस नहीं किया है कि कुछ आप कर रहे हो, इसको दबा रहे हो, इसको खींच के इसके अंदर डाल रहे हो, नहीं, ये यहां से यहां की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं, इधर से इधर की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं। अब इसको रोकने के लिए ये आपका जो लगा हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, बिना इसके पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको रोकने के लिए इस पर जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे कि ये यहां के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स इधर की ओर ना जा पाए। जितना प्रेशर आप अप्लाई करेंगे वही वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इसी पे क्वेश्चन आ जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, तो बस इतना याद रखिए, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना याद रखिए। ठीक है, तो दो चीजें आपको यहां पर देखना है, बहुत ज्यादा बायो यहां पे नहीं आती है, आपको केवल ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, और रिवर्स ऑस्मोसिस। एक एक नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है। क्या बन जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आ जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए, इस पे जो फार्मूला आपका बनता है वो हमारा वांट ऑफ इक्वेशन से निकालते हैं। वांट ऑफ इक्वेशन, और या जनरली अगर हम लोग देखें कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, तो यहां पर आप देख लीजिए 9th 10th में आपने बायल्स लॉ और चार्ल्स लॉ आपने दोनों पढ़े। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ था। तो बायल्स लॉ क्या होता है, बायल्स लॉ में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, यहां पर कंसंट्रेशन के हो गया, और कंसंट्रेशन आपका क्या होता है, इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो। तो एक इक्वेशन आपने ये बना ली। दूसरी इक्वेशन में क्या है, प्रेशर जो आपका होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, चार्ल्स टेम्परेचर के, और यहां पर कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम मिला देते हैं तो सी की जगह पर हम क्या रखेंगे, यहां पर 1 अपॉन वी। दोनों को जब मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारा प्रेशर क्या मिलता है, T अपॉन वी मिल जाता है। ये तो मिलेगा। अब इसको हम यहां पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो आपका ये, इसका साइन आप हटाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, आर भी लिखते हैं, ये गैस कांस्टेंट है, और इसकी जगह पर हम क्या यूज करते हैं, एस, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट हो गया, क्योंकि अब आप गैस थोड़े पढ़ रहे हैं, ये तो बायल्स लॉ चार्ल्स लॉ गैस के लिए दिए गए थे, अब आप क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इन दोनों की वैल्यू वही होती है 0.0821, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर आर हमने लगा दिया, T अपॉन V हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू RT। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट P ही लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे पाई लिखे चाहे P लिखे, दोनों एक ही चीज है। पाई आपका किसके लिए यूज हो रहा है वर्ड, प्रेशर, कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसकी जगह पर कुछ बुकों में आपका ये लिखा हुआ है, कुछ बुकों में आपका ये लिखा हुआ है, दोनों में आप कोई भी एक लिख सकते हैं, गलत कुछ भी नहीं है। क्लियर। अगर हम n मोल के लिए निकालते हैं इसको, n मोल के लिए, तो क्या हो जाता है इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT हो जाता है। ठीक, या फिर पाई V इक्वल टू NHT हो जाता है।
अब हमें यह प्रूफ करना है क्या ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमें बताना है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? सॉल्यूट के मोल पर डिपेंड करती है। तो अगर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो कैसे है, देखिए जरा। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? PV इक्वल टू NHT, तो P इक्वल टू N अपॉन V इंटू HT, और N अपॉन V क्या है? N अपॉन V क्या है? P आपका यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर है, N क्या है? नंबर ऑफ मोल, V क्या है? उसका वॉल्यूम, और S और T क्या है? कांस्टेंट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? नंबर ऑफ मोल के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट हैं। इससे प्रूफ होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? नंबर ऑफ मोल के हो गया। अगर नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर अगर हम इस फार्मूले में, और जरा देख लीजिए, अगर नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट गिवन नहीं है तो वही फार्मूला मोलैरिटी वाला आपको याद रखना है कि पाई इक्वल टू एन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? W अपॉन M इंटू V इंटू HT, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको। तो अगर हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास इंटू HT, अगर हमें मोलर मास निकालना है तो हमारे पास प्रेशर दिया गया होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, S सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और ये तो आपका टेम्परेचर है, ये भी आपका दिया गया होगा, इस टेम्परेचर पे ये मिलाया गया। ठीक है, और W आपका दिया गया होगा, कितने ग्राम मिलाया गया, कितने ग्राम, कितने किलोग्राम, मोस्टली ग्राम में वैल्यू दी जाती है, तो ये आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर सॉल्यूशन के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बेस पर इसका टाइप। ठीक है, यह हमारा 3 तरीके का होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर आइसोटोनिक, और दूसरा जो आपका टाइप होता है हाइपरटोनिक, और थर्ड जो आपका टाइप है वो हाइपोटोनिक होता है। ये 3 तरीके के सॉल्यूशन आपके बनते हैं। अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, अगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक के फॉर्म में दिया गया है कि आइसोटोनिक पूछ रहा है आपसे, तो आपको करना क्या है, ये जरा देखिए यहां पर, इसको नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। फॉर आइसोटोनिक, इस पर भी न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। आइसोटोनिक के लिए क्या फार्मूला आप यूज करेंगे? तो पहला, यहां पर 2 सॉल्यूशन है आइसोटोनिक। पहला आपका क्या हो गया? पाई पाई भी इक्वल टू NHT,
तो यहां पर जो आपका ये दिया गया है वॉल्यूम क्या हो गया, ये V1 हो गया, ये आपका N1 ले लीजिए पहले सॉल्यूशन के लिए, दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, N2 N2ST। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, N1 अपॉन N2 इक्वल टू V1 अपॉन V2, किसके लिए, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब यहां पर क्या है, N1 अपॉन V1 इक्वल टू N2 अपॉन V2, N को हमें खोलना है, W1 अपॉन M1 ये हो गया, और यहां पर आइसोटोनिक के लिए V1 इक्वल टू, तो यहां पर क्या आ जाएगा, W1 अपॉन M1 इक्वल टू W2 अपॉन M2। इनमें से 3 क्वांटिटी आपको गिवन होंगी, एक ये जैसे गिवन है, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है, और ये आपको गेन करना है। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप इसको निकालेंगे, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, आराम से आप इसको निकाल लेंगे। ये ध्यान देना है आपको फॉर आइसोटोनिक के लिए। आप देखिए हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के लिए कोई फार्मूला नहीं है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, हाइपर और हाइपो पता है क्या होता है, किसे कहते हैं हाइपो और किसे कहते हैं हाइपर, क्या होता है हाइपर, हाइपर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब देखिए हाइपोटोनिक में एक सॉल्यूशन है लो ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसमें क्या होगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना याद रखना है। ये 2 सॉल्यूशन मिक्स किए तो एक का दूसरे के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाई होगा, तो दूसरे का क्या होगा, कम होगा। हाइपो लो, हाइपर हाई। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जनरली क्वेश्चन किस पे आएगा, इस पर आएगा, फॉर आइसोटोनिक, और ये वर्ड आपका गिवन होगा न्यूमेरिकल में। अभी आगे न्यूमेरिकल कराएंगे, वहां पर आपको दिखाएंगे ऐसे न्यूमेरिकल। आइसोटोनिक छोटा सा न्यूमेरिकल बहुत जल्दी फंस जाता है, और जनरली ये 2-3-4 सालों से पूछा भी जा रहा है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल और फार्मूले आपको चारों तैयार करना है। ये आपकी हो गई चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या हो गई ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी वो क्या है, RLVP। दूसरा क्या, एलिवेशन पढ़ लिया। तीसरा क्या पढ़ लिया, डिप्रेशन पढ़ लिया। चौथा क्या पढ़ लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया। अगर ये तीनों पढ़ लिए तो 3 नंबर फिक्स 3 नंबर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो पहले थ्योरी देन न्यूमेरिकल। थ्योरी में डेल्टा टी भी आपको नहीं पता है, टीएफ नहीं पता है, टीएफ निकालना नहीं जानते, डेल्टा टीएफ नहीं जानते, और डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल लगाने लगे। अब यहाँ ये नहीं आ रहा है, वहां वो नहीं आ रहा है। इससे बेटर है कि पहले आप थ्योरी पे काम कर लीजिए, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल देखिए कितना आसान है। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर थ्योरी तैयार है तो आसान है। ठीक है, अब देखिए हम लोग किस पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, एबनॉर्मल मोलर मास। अब आपको ये देखना है कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है और क्यों इसको हम एबनॉर्मल के नेम से जानते हैं। एबनॉर्मल का मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या निकाला था, मोलर मास। मोलर मास के लिए वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल मोलर मास, तो वहां पर क्या मिलाया था,
नॉन वोलेटाइल सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट आपने मिलाया तो वहां पर वेपर हम लोग देख रहे थे किसकी वेपर बन रही किसकी नहीं बन रही है। और यहां पर एबनॉर्मल का मतलब ये हुआ कुछ ऐसे सल्यूट होते हैं जिनकी कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दोनों क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर डिफरेंट होती है तो क्यों होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट यहां पर मिक्स करते हैं सॉल्वेंट में, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट में अगर हम मिक्स करेंगे तो पहले अगर उसका हमने मोलर मास निकाल लिया और आफ्टर मिक्स अगर हम मिक्स करने के बाद उसका सॉल्यूशन का अगर हम मोलर मास निकालते हैं तो वो क्या मिलता है, हमको डिफरेंट मिलता है। तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं लाइक NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, Ca3, PO4 का होल थ्राइस। अगर इनको हम मिलाते हैं तो ये करते क्या है, आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज होने पर क्या करते हैं कि जैसे हमने NaCl को मिक्स किया तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। आप ये जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम सॉलिड स्टेट में अगर इस पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो कुछ होगा नहीं होगा। अगर इसको हम मेल्ट और फ्यूज स्टेट में लाते हैं तो आयन रोटेट होंगे, आयन मूवमेंट करेंगे। यहां पर जब आयन मूवमेंट करेंगे तभी तो पास होगी। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है कि अगर इसका हम 1 मोल लेते हैं यहां पर तो ये कन्वर्ट होकर के 1 मोल पॉजिटिव और 1 मोल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे हैं, यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे कंडीशन आती है इन केस ऑफ शुगर C12H22O11 ग्लूकोज, इनकी कंडीशन आती है, ये आयोनाइज नहीं होते हैं। डू नॉट आयोनाइज। क्यों? क्योंकि ये अपने मॉलिक्यूल में ही ब्रेक होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे लार्जर मॉलिक्यूल है तो ये अपने स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये आयोनाइजेशन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है। तो कंडीशन क्या बन के आ रही है, यहां पर ये डिसोसिएट हो रहा है और ये एसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होते हैं, और एसोसिएशन पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होते हैं। इसी के बेस पर ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वांट ऑफ फैक्टर आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो हम करेंगे क्या, हम यहां पर जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वांट ऑफ फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? अगर कोई न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट गिवन है तो ऐसा करेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम फॉस्फेट का आपको दिया गया है तो ये आयोनाइज होगा। अगर ये आयोनाइज हो रहा है तो ये आपका ब्रेक होगा Ca2+ में, और ये ब्रेक होगा 3 पार्ट में। तो 3 और 2 कितना हो गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 हो गई। यहाँ पे NaCl की अगर बात आती है तो यहाँ पे 1 मोल आपने लिया, 1 मोल ये आपका बन गया, 1 मोल ये हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अगर हम MgCl2 की बात करते हैं तो MgCl2 आयोनाइज होकर के Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और 2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल कितने हो गए, 3 हो गए। तो आई की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान देनी। ठीक है, अब आगे देखिए कि क्या एसोसिएशन और डिसोसिएशन की प्रॉपर्टी से हम किस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितनी डिग्री में डिसोसिएशन हुआ और कितनी डिग्री में एसोसिएशन हुआ, ये चीज हमें कंफर्म करनी है। यानी अल्फा की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ फैक्टर आई। ठीक है,
इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर हम डिसोसिएशन की बात करते हैं तो डिसोसिएशन में क्या होगा, अगर हमने यहां पर ए मोल ले लिए आपके ए बी मोल, तो ये कन्वर्ट हो गया ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। अब यहां पर हमने स्टार्टिंग में क्या किया, 1 मोल लिया है, अभी डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल क्या हो गए 0 0। तो ये क्या कंडीशन हो गई, बिफोर डिसोसिएशन। दूसरा क्या हुआ, आफ्टर डिसोसिएशन में इसके अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, तो ये क्या हो गया 1 माइनस अल्फा हो गया आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए यहां पर, टोटल नंबर ऑफ मोल आपके हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। ये टोटल ऑफ नंबर ऑफ मोल आपके हो गए। इसके बाद आपको क्या देखना है, I इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर, I इक्वल टू क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया 1 प्लस अल्फा। ठीक है, मोल बिफोर द डिसोसिएशन कितना आपने लिया था बिफोर द डिसोसिएशन, ये आपका हो गया 1। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, I माइनस 1 इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया आपको, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको मिल गया। इससे हम क्या निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने परसेंट में वो सॉल्यूट डिसोसिएट हुआ है, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहां पे क्या बनती है, एसोसिएशन की। एसोसिएशन, एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में जैसे फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं यहां पर CH3COOH, ये आप क्या ले रहे हैं, एसिटिक एसिड। दूसरा आप क्या ले लीजिए, बेंजोइक एसिड, ये आपने ले लिया। तो इनका एसोसिएशन कैसे होता है, वाटर में जैसे आपने इसको डाला, इसके 4 मोल आपने डाल दिए और चारों मोल वाटर में मिलकर के 1 मोल में कन्वर्ट हो गए, तो डिसोसिएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वांट ऑफ फैक्टर क्या हो रहा है, उसका कम हो रहा है, आधा हो रहा है। या तो ये डाइमर बनाते हैं, या तो ये ट्राइमर में कन्वर्ट, टेट्रामर, ऑक्टामर, इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये किस तरीके से होंगे, ये जरा देखिए, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। अब ये एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड में दूसरे मॉलिक्यूल का H, O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। तो अभी तक आपने क्या लिया था, यहां पर अगर इसके हमने 2 मोल ले लिए तो दोनों मोल क्या थे, अलग अलग थे, और दोनों मोल जैसे ही इनका एसोसिएशन हुआ तो दोनों मिलकर के क्या हो गए, एक हो गए। कैसे, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास देखें तो इसका मॉलिक्यूलर मास 1 मोल का होगा, और यहां पर ये दोनों मिल करके क्या हो गए, एक हो गए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पास दोनों एक हो गए तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। तो इंक्रीज जब हुआ तो इसे क्या बोलेंगे, एसोसिएशन। अब एसोसिएशन कैसे हुआ, हमने Na मोल यहां पर ले लिए और Na मोल कन्वर्ट होकर के An में कन्वर्ट हो गया। अब बिफोर द डिसोसिएशन यहां पे 1 था, तब ये कंडीशन 0 थी, और ये कंडीशन क्या हो गई, 1/n हो गई, तो ये 1 माइनस n हो गया। ठीक है, अगर हम अल्फा के बेस पे इसको लेते हैं कि 1/n, a की वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई ना इसकी, आधी। an का मतलब हुआ इसका ट्वाइस, थ्राइस, या तो ट्वाइस होगा या टेट्रा में कन्वर्ट होगा या फिर ऑक्टा में कन्वर्ट होगा, 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलैरिटी जब आप पढ़ रहे थे 11th क्लास में, तब वहां पे देखा होगा कि हाइड्रोजन को हम H2 क्यों लिखते हैं, H3 नहीं लिखते हैं।
फास्फोरस को हम P क्यों लिखते हैं, P4 क्यों नहीं लिखते, सल्फर को हम S लिखते हैं या S8 लिखते हैं, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, मॉलिक्युलरिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करता है एसोसिएशन यानी उसकी बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। तो यहां पर जब वांट ऑफ फैक्टर आई हम निकालेंगे तो वांट ऑफ फैक्टर आई में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर क्या है एसोसिएशन, तो इसको और इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में टोटल नंबर ऑफ मोल, नॉर्मल मोल आपने क्या लिया 1 लिया था, तो नॉर्मल मोल आपके 1 हो गए। तो अल्फा की वैल्यू जो वांट ऑफ फैक्टर यहां पर डिसोसिएशन से आपने निकाला है, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो फार्मूले दोनों हैं ये हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तब यूज होते हैं जब वहां पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन की कंडीशन दी गई हो, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब न्यूमेरिकल जब हम कर रहे होते हैं इसके, तो वहां एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमको ये नहीं समझ में आता है कि वांट ऑफ फैक्टर निकालना है या नहीं निकालना है, वांट ऑफ फैक्टर निकालना है या नहीं निकालना है। तो ये कैसे में पता चलेगा कि वांट ऑफ फैक्टर निकालना है नहीं निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से पढ़ना है और वहां पर यह समझना है कि सल्यूट क्या है, सल्यूट दिया क्या गया है, इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है, दोनों चीजों पे दिमाग लगाना है क्योंकि इस पे दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहले आपको क्या मिलेगा, एसोसिएशन कंडीशन मिलेगा, बाद में क्या मिलेगा, डिसोसिएशन की कंडीशन मिलेगी। तो आपको एसोसिएशन की जब भी कंडीशन आए तो एक कॉन्सेप्ट केवल दिमाग पे रखना है कि कहीं COOH या फिर OH ये कहीं फार्मूले में तो नहीं दिए गए हैं, अगर गिवन है तो एसोसिएशन होगा, ठीक है। दूसरी चीज कैसे पहचानेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा आपसे वो पूछ रहा होगा, अल्फा की कंडीशन, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है तो आई आपको निकालना ही होगा। अगर आपसे अल्फा की कंडीशन पूछ रहा है कि अल्फा हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है तो वहां पर आई आपको निकालना ही होगा वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर जब आप निकाल लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा जो इसका क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, वो परसेंटेज पूछा जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या परसेंटेज होगा। उसमें क्या करना है, जो अल्फा की वैल्यू आएगी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, यहीं पर छोड़ के नहीं आना है कि अल्फा हमने निकाल लिया बस हमारा क्वेश्चन हो गया, वो परसेंटेज हो गया। यहां पर आपको उसका परसेंटेज निकाल करके शो करना है। तो पहला क्या हो गया, जो 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ रहा है वो क्या बता रहा है, पहला जो हमें निकालना है वांट ऑफ फैक्टर आई, उसका वांट ऑफ फैक्टर आई क्या होगा, दूसरा क्या निकालना है हमको, अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, और थर्ड जो क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा वो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। या परसेंटेज गिवन होगा और या फिर आपको क्या दिया जाएगा, के आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट जब आप निकालेंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ था कि आयोनाइजेशन होता क्या है। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है जैसे A+B, ये रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी दी गई, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है, C+D, ये आपको दिया गया है। तो अगर हम इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं K, तो K इक्वल टू क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब इन दोनों का कंसंट्रेशन आपको गिवन होगा। अब कंसंट्रेशन कैसे गिवन होगा, कोई रिएक्शन आपको जो दी जाएगी उस रिएक्शन में आपको दिया जाएगा कि कितने परसेंट ये अल्फा हो रहा है, ये हो रहा है, ये, इनकी वैल्यू उठा करके यहां पे पुट करना है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं, ये ठीक है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, पहला वांट ऑफ फैक्टर आई निकालना है, दूसरा आपको अल्फा निकालना है, और तीसरा अगर परसेंटेज नहीं दिया गया तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। बाकी अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में इनके न्यूमेरिकल्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में कहां पर इसका हम कैसे यूज करेंगे वो आपको बताएंगे।
पहले आपको नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल, उसके बाद में रिलेटेड टू वन हाफ फैक्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये फैक्ट है कि ये क्वेश्चन 100% आपका पूछा ही जाता है। अभी दोनों कंपटीशन आपके हुए हैं, दोनों कंपटीशन में आपका चारों सेट्स में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। और वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रिलेटेड क्वेश्चन आया है वो किस पे आया है? वन हाफ फैक्टर आई पर पूछा गया है, वन हाफ फैक्टर आई। और वन हाफ फैक्टर आई निकालने के लिए आपको काम क्या करना है? हमें इलेक्ट्रोलाइट की जानकारी लेनी है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अब इनके सारे न्यूमेरिकल करेंगे, सारे फार्मूले आपको तैयार करना है। और अगली क्लास में हम आपको लेके आते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वन हाफ फैक्टर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके।